लगातार उस संबंध से पीछा नहीं छुड़ा पा रही होती है, और अब तो उनके बीच में कुछ ऐसा मामला बन जाता है कि वह खुद उसके पति से मना करने लगती है और कहने लगती है कि जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मैं फिर तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगी। अब इस बात को सुनकर वह पति बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। अब तो वह एक दिन जब अपनी नौकरी से कर आता है तो वह ना तो अपने पूरे परिवार में किसी को बताता है, ना ही अपनी पत्नी को खबर देता है। वह सीधा अपने घर आता है और यहाँ वह रात को अपने घर में जैसे ही घुसता है वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस पत्नी पर वह उन आरोपों को लगा रहा था वो आरोप तो बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ बड़े ही जबरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बना रही है और उनको अंजाम दे रही है। यहाँ पर वह पति अचानक उस घर में घुस बैठता है और जैसे वह पति वहां पर गया है अब अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हाँ बोलो, मैंने गलत कहा था क्या आपसे। लेकिन वह पत्नी शायद ही कुछ बोल पाती, लेकिन वह अपने आशिक से कहती है कि तुम चुपचाप उसी काम को करते रहो। यानी कि एक पत्नी अपने पति को देखने के बावजूद भी उन गंदे कामों को करने से बाज नहीं आती है। और फिर तो वह पति यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है जिसके जानकर शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, क्या था वह पूरा मामला और क्या होना था उनके बीच में आखिर, आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, वाराणसी का वह जो गाँव जिसमें वह आरती बड़े ही प्यार से रहा करती, उसके लिए उसके पिता ने बहुत ही सुंदर लड़के ढूंढने का वादा जो कर रखा था। दरअसल वाराणसी के एक गांव में रहने वाली वह पूनम, जिसके पिता ने उससे कहा था कि बेटी वो तेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें हर तरीके से खुश रखेगा। और बस इसी खोज में उसके पिता विजय सिंह अब एक वर ढूंढने निकल जाते हैं। यानी कि वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसे पति की तलाश कर रहे हैं जिनकी सरकारी नौकरी हो, अच्छा कमाता हो, बढ़िया पढ़ा लिखा हो और घर से भी संपन्न हो। अब तो ये सारी खूबियाँ कहीं मिलना मुश्किल तो है ही, लेकिन विजय सिंह बस अपनी बेटी की खुशियों के लिए अब वह निकल पड़ता है और बस ढूंढ रहा होता है एक लड़के के लिए। दोस्तों, बहुत ही जल्दी उस विजय सिंह को यह रिश्ता भी मिल जाता है। यानी कि एक लड़के के बारे में विजय सिंह को जानकारी मिलती है कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गाँव है और वहाँ पर एक लड़का है रोशन लाल, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा, बड़ा ही ढंग से रहने वाला। यानी कि उसके बारे में बहुत सारी तारीफें तो होती हैं, लेकिन उसकी एक कमी भी बताई जाती है। दरअसल वह जो रंग का सांवला है, यानी कि उसका जो रंग है वह सांवला है, तो लेकिन यहाँ पर उसके नाक नक्शे बहुत ही सुंदर हैं। अब तो यहाँ विजय सिंह कहते हैं कि भाई इंसान के दो ही रंग होते हैं, सफ़ेद हो गया यानी कि गोरा हो गया या फिर सांवला हो गया। बस इन बातों को सोचकर अब तो विजय सिंह वहाँ चल देता है जहाँ पर रोशन का घर होता है। दरअसल विजय सिंह जब रोशन लाल को देखने के लिए उसके घर जाते हैं तो उसको एक और बात मालूम चलती है। दरअसल जो रोशन है वह पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है और इसी होशियार होने की वजह से उसने रेलवे की भर्ती का टेस्ट पास कर लिया है और वह बहुत ही जल्दी रेलवे में उसकी नौकरी लगने वाली, यानी कि वह रेलवे का कर्मचारी हो जाएगा। बस अब तो उसकी बल्ले बल्ले। अब इस बात को सुनकर वह विजय सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और विजय सिंह की जो रिश्ता जो विजय सिंह लेकर पहुंचे थे, उस विजय सिंह के रिश्ते को अब रोशन के परिवारजन स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो बड़ी ही खुशी की बात है कि शायद हो सकता है आपकी बेटी की ये अच्छे कदम पड़े हों इस घर में, शायद उस बेटी अपना नसीब इतना सुंदर लेकर आई है जिसकी वजह से हमारे जो बेटे यानी कि जो रोशन है उसकी ऐसी सरकारी नौकरी लग गई। अब तो इस बात को सुनकर वह जो व्यक्ति यानी कि विजय सिंह भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बस राजी होता हुआ वहाँ पर अपने जो बेटी का रिश्ता उस रोशन के लिए तय कर आता है। वह बहुत ही बड़ी खुशी के साथ अपने घर भी आता है और घर पर आकर वह अपने परिवार में उस लड़की यानी कि पूनम को भी बता रहा होता है कि तेरा जो होने वाला पति है वह सरकारी कर्मचारी है और वह भी रेलवे का कर्मचारी, यानी कि सदा बदा के लिए बड़ी ही मौज।
अब तो यहाँ पूनम भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन जैसे उसका पिता उस रोशन के फोटो को अपने घर में अपनी पत्नी अपनी बेटी पूनम को दिखाता है तो यहाँ पर पूनम थोड़ी सी मुरझा जाती है। दरअसल वह देखती है कि यहाँ पर वह जो लड़का है वह थोड़ा सांवले रंग का है। अब तो वह इस मामले में थोड़ी सी अनफिट सी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसका पति सांवले रंग का होता है। इस बात को लेकर वह थोड़ी टेंशन में होती है, लेकिन उसको खुशी की बात तो यह होती है कि बस उसने जो तमन्ना करी थी, यानी कि उसको एक अच्छा पैसे कमाने वाला अमीर पति मिलना चाहिए, बस उसको एक अमीर पति मिलने वाला था। अब तो यहाँ पर पूनम और पूनम की माँ भी उस विजय सिंह से हाँ कर देती है और कह देती है कि हाँ उनको ये रिश्ता मंजूर है। अब तो कहानी शुरू, यानी कि रिश्ता तय। अब तो शादी की तैयारी लग गई थी और अब बहुत ही जल्दी वह जो लड़का होता है रोशन, जो कि ट्रेनिंग पे जाने वाला था, उसका कॉल लेटर आ गया था और वह अब ट्रेनिंग पे चला जाता है। अब तो विजय सिंह के पास सूचना आ जाती है कि भाई थोड़ा सा रुकना होगा आपको, जो बेटा रोशन है वह गया हुआ है ट्रेनिंग पे, जैसे ही वह ट्रेनिंग से आएगा हम लोग शादी करा देंगे। बस अब यहाँ पर दोनों परिवार अपने बेटा बेटियों की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और जैसे ही वो लोग इस शादी की तैयारी को करने में जुटे हैं, अब तो चारों तरफ खुशियों का माहौल। और अब उस पूनम को भी बधाइयाँ देने वाली उसकी जो सहेलियाँ आती हैं और कहती हैं कि अब तो तेरे मज़े ही मज़े हैं, यानी कि तेरा पति रेलवे का कर्मचारी, अब रेल में बैठ के तू पूरे भारत देश में घूमना, खूब मज़े करना, पैसे की किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं। और रोशन जो कि शरीर में काफ़ी हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, बस उसका रंग ही तो सांवला था, लेकिन वह लड़का बहुत सुंदर था। अब तो यहाँ पर वह समय भी आ जाता है जब उस दिन उस लड़के रोशन को करीब 1 महीने की छुट्टी मिली होती है और वह उन महीनों की छुट्टी में आ जाता है अपने गांव। और यहाँ पर जैसे कि तैयारी करे हुए थे वो लड़की वाले और लड़के वाले, अब तो बस उस रोशन की शादी होने वाली थी। रोशन भी अपनी बारात लेकर आ जाता है पूनम के गांव और पूनम के गांव में पूनम से शादी करके पूनम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। पूनम जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, उस दुल्हन के गेटअप में उसको देखकर रोशन फूले नहीं समा रहा था और बस बार बार भगवान का धन्यवाद अदा कर रहा था कि उसको इतनी सुंदर जो बीवी दी है उसके लिए वह बारंबार धन्यवाद करता है। इसी प्रकार से जब रोशन और उस पूनम की वह पहली रात यानी कि सुहाग रात हो, यहाँ पर जो पूनम है वह अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती यानी कि ढंग से स्वागत मनाते हैं। और अब यहाँ पर करीब 20 दिन रहने वाला था वह लड़का रोशन, और रोशन 20 दिन में करीब ऐसे दिन गुजारने वाला था जैसे कि उसके 40-50 दिन बीत जाए, यानी कि वह बस अपनी पत्नी के साथ रहता और उससे उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करवाता, बैंक खाता खुलवाता, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता ताकि उसकी पत्नी पूनम को उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अब तो वह समय आ गया था जब उस रोशन को अपनी ड्यूटी पर फिर दोबारा आंध्र प्रदेश जाना था। दरअसल उसकी जो नौकरी थी वो साउथ इंडिया में लगी थी। अब तो रोशन अपने ड्यूटी पर जाने वाला है, लेकिन उसकी जो पत्नी जो पूनम है वह रो पड़ती है। वह अपने पति से अपनी जो जुदाई है उसको सहन नहीं कर पाती और बार बार अपने पति से कहने लगती है कि तुम उसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रोशन बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पत्नी यानी कि उस पूनम को समझाता है और उससे कहता है कि तुम किसी भी बात की टेंशन मत करना, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पर अब तुम फ़ोन कर लिया करना। दरअसल ये नंबर उसके पड़ोस में रहने वाले उस लड़के सोनू का है। सोनू जो कि अच्छा दोस्त होता है रोशन का, वह उसको बताता है कि सोनू से तुम जो चाहे वो चीज़ मंगा सकती हो और अपने आराम से प्यार से रहो, यहाँ पर माँ बाप बहन भाई की अच्छे ढंग से सेवा करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब तो वह जो लड़का रोशन है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन जो पूनम है जिसको वह उस सोनू के भरोसे छोड़ कर गया था, अब तो वह जो पूनम है उस सोनू से फ़ोन पर बातचीत करने लगती है, उससे तरह तरह का सामान कभी कुछ खाने के लिए मंगाना, कभी कुछ और इस्तेमाल करने के लिए मंगाना, यानी कि वह इसी प्रकार की सारी बातों में लगी रहती है। और अब तो उस सोनू के साथ कुछ ऐसी बातें भी करनी शुरू कर देती जिन बातों को शायद उसे नहीं करना चाहिए था। दरअसल उस गांव में वह जो सोनू है वह उस अपनी भाभी पूनम से मजाक करने लगा था और इन मजाक में वो जो पूनम उल्टा मजा लेने लगी थी, ना कि उसको डांटती। अब तो बस उनका ये माहौल वहाँ पर ऐसा बन गया कि अब तो वह देवर भाभी यानी कि वह देवर अपनी भाभी के कमरे में आता और यहाँ पर बहुत सारी बातें किया करता। इन्हीं बातों में अब तो वह पूनम
कुछ अंतरंग बातें भी करने लगा था उस पूनम से, और पूनम भी उन बातों का पूरा मजा लेती और सोनू को अक्सर अपने उस कमरे में ही बिठाया करती। अब तो एक दिन यहाँ उनके बीच में कुछ ऐसा माहौल पनपता है, वह जो सोनू है वह उस भाभी से कह देता है कि तुम उसको बहुत ही सुंदर लगती हो। इस बात को सुनकर वह पूनम फूले नहीं समाती है। दरअसल जो सोनू होता है, सोनू भी बहुत ही अच्छा सुंदर लड़का होता है, लेकिन ये काम वगैरह कुछ करता नहीं है, बस वहीं गांव में रहता है और बस अपनी भाभी की सेवा किया करता है। इन बातों को सुनकर वह पूनम न जाने कहाँ खो जाती है और बस उस सोनू की बातों को सुनकर वह कहने लगती है कि हाँ सोनू, वह भी तुमको चाहने लगी है। बस ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब तो उन दोनों के बीच में वह प्यार का जो बीज था वह अंकुरित होने लगता है। और जिस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया, अब तो उनके बीच में उनके साथ शारीरिक संबंध पनप उठते हैं। और जिस प्रकार से वो सोनू अपनी भाभी पूनम की ज़रूरतों को, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध को बनाता है, अब तो पूनम भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस वह जो सोनू है वह भी खुश। अब दोनों के बीच में ये माहौल चल रहा था कि आए दिन दोनों के बीच में इस प्रकार के संबंध कायम होने लगे थे। जिस प्रकार से वह सोनू अपनी भाभी पूनम को संतुष्ट किया करता, अब तो पूनम भी सोचने लगी थी कि शायद यह सोनू ही उसके लिए बना है। जिस प्रकार से उस सोनू का उस पूनम के घर में आना जाना शुरू हो गया था, उसके साथ रातें गुजारना, दिन गुजारना शुरू हो गया था। अब तो उस जो पूनम को उसकी सास और उसकी जेठानी मना करती है, उस पर रोक टोक लगाती है, लेकिन यह रोक टोक उस पूनम को पसंद नहीं आती है। वे इस रोक टोक के चलते उसी परिवार में अपनी जेठानी और अपनी सास से झगड़ बैठती है और कहने लगती है कि तुमको क्या मतलब है, तुम मुझे पूछते हो क्या, तुमने कभी मेरी जो पसंद समझी है क्या, तुम लोगों को तो सिर्फ काम करवाना आता है, तुम बस काम के लिए रोते हो। इन सारे आरोपों को जब वह लगाती है पूनम अपनी सास और जेठानी पर, तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें हमारा काम करना और करवाना बुरा लगता है तो तुम एक काम करो, तुम हमसे अलग हो। पूनम की सास अब पूनम से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको हमारा ये जो कहना सुनना बेकार लगता है तो एक काम करो, तुम अब अलग रहना शुरू कर दो, और जब तुम अलग रहोगी शायद तुमको पता चल जाएगा कि घर की जिम्मेदारी कैसी होती हैं। लेकिन वह पूनम कहीं ना कहीं इसी बात का इंतजार कर रही थी कि उसकी सासू से बोले कि वह अलग रह ले, तो वह अलग रहना शुरू कर देगी और बस फिर तो यही होना था। अब तो जो पूनम है वह अलग रहने का विचार कर लेती है और वहीं जो ऊपर बना हुआ कमरा है उसमें अपने न्यारे जो बर्तन है, चूल्हा है, सब कुछ अलग कर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। और वह अब तो उन जो सास और जेठानी से साफ मना कर देती है कि वह कुछ भी करे, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये आज़ादी उस पूनम को मिली, अब तो वह पूनम अपने आशिक उस सोनू को दिन रात बुलाने लगती है और बस वहाँ पर रहने लगती। जिस प्रकार से उनका ये रहना था, अब तो वह सास और जो जेठानी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उनको भी मालूम चलने लगा था कि यहाँ उनके बीच में कुछ गलत ही बातें होती हैं। एक दिन की बात, वह जो माँ अपने बेटे रोशन से बात कर रही होती है फ़ोन पे, तो वह अपने बेटे को इस पूरी सूचना को पहुंचा देती है, बता देती है कि भाई तेरी जो बहू है वह हमसे न्यारी हो गई है और बस अकेले में वहाँ ऊपर जो बना हुआ कमरा है वहाँ पर रहा करती है। लेकिन एक ही और भी गंभीर बात है कि वह जो पड़ोसी लड़का जो सोनू है, जिसको तू जिम्मेदारी देकर गया था, वह सोनू उसके साथ रहता है और कुछ गलत सोचता होगा या फिर गलत करता होगा। इन सभी बातों को सुनकर वह रोशन अपनी पत्नी पूनम के पास फ़ोन करते हैं और पूनम को समझाने लगते हैं कि भाई ये जो काम तुम कर रही हो ना, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर पूनम उल्टा ही अपने पति पर चढ़ बैठती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अरे मैं तुम्हारे घर में हूँ और ये जो सास और जो जेठानी है ना, ये उसको चैन से नहीं रहने देंगी। इन प्रकार की बातों को सुनकर वह रोशन काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को बार बार समझा रहा है कि देखो, पैसे की तो मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपनी नियत को ऐसे डिगाती हो तो फिर तो बात गलत है। लेकिन जब पूनम इस बात को सुनती है तो वो उल्टा आग बबूला होती है अपने पति रोशन पर और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम अपनी पत्नी पर गलत लांछन लगाते हो। इन बातों को सुनकर वह रोशन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। रोशन अब इस बात पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और बस अपनी पत्नी से जब बात कर रहा होता है उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब तो वह रोशन चुपचाप
अपने ड्यूटी पर है, लेकिन एक दिन वह एक प्लानिंग करता है और अब वह इन सब बातों को सुनकर वह रोशन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन वह अब प्लानिंग सोचने लगता है अपने दिमाग में। उसको लग रहा होता है कि ज़रूर वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोल सकती। अब तो वह रोशन ना तो अपनी माँ को बताता है, ना ही अपनी पत्नी पूनम को बताता है। रोशन करीब 10:30 बजे पहुंचता है तो रोशन देखता है कि उसके घर में सभी लोग सो रहे हैं। वह चुपके से ऊपर जाता है, यानी कि अपने चौबारे में पहुंचता है, और वहां जाकर जैसे ही उस दरवाजे को खटखटाता है, वह जो दरवाज़ा है वह अंदर से बंद होता है। यहाँ पर हल्की सी लाइट जली होती है, हल्की सी मध्यम सी रोशनी होती है, और इसी मध्यम रोशनी में अब तो वह देखता है कि यहाँ पर उसकी जो पत्नी है वह सोनू के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बिजी है। अब तो जो रोशन है वह वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है और बस इंतजार कर रहा होता है कि दोनों कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। अभी इसी इंतजार में उसका समय बीतता ही है। अचानक वह दोबारा से उस जो गेट को खड़खड़ाते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की जब इंसानियत जागती है तो वह इस प्रकार के दुष्कर्मों को नहीं देख पाएगा। अब तो वह रोशन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस दरवाजे को बहुत ही जोर से धक्का दे मारता है। उस गेट की सांकल कुछ इस प्रकार से लगी थी कि जैसे जोर से धक्का लगा, अब तो वह गेट बिल्कुल धड़ाक से खुल जाता है। और अब जैसे वह यहाँ पर उस लाइट को ऑन करता है तो वह पाता है कि उसकी पत्नी जो निर्वस्त्र होकर उसके प्रेमी के साथ संबंध बना रही है, यानी कि सोनू के साथ संबंध बना रही है। अब तो वह रोशन बड़े ही गौर से पूनम के चेहरे को ओर देखता है और कहता है कि हाँ बोलो, मैं तुम पर गलत लांछन लगाता हूँ या तुम उल्टा मुझ पर यह सब काम कर रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पर वह पूनम कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी और बस चुपचाप कहती है अपने प्रेमी से कि बस तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। इन पूरे हालात को देखकर उस रोशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह समझदारी दिखाते हुए वहीं पर बैठ जाता है और वह अब कहने लगता है और अपने मोबाइल को खोल लेता है और मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने इस फ़ोन को निकाला और वीडियो बनानी शुरू करी, अब तो अचानक वे जो सोनू और पूनम है दोनों उस बिस्तर को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से वो लोग यहाँ से अलग हुए, अब तो रोशन उस वीडियो को बंद करता है और बस कहना शुरू कर देता है कि कोई बात नहीं पूनम, हमारा तुम्हारा प्यार तो बस 10-20 दिन का था, लेकिन अब यहाँ पर सच्चा प्यार तो तेरा इस सोनू के साथ है। एक काम करो, अब तुम सोनू के साथ ही रहना, यानी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अब तुम मेरी पत्नी नहीं रह सकती। इन बातों को जैसे वह रोशन कहता है, अब तो वह पूनम अचानक से सकते में आ जाती है। वह सोच बैठती है, अरे सरकारी नौकरी करने वाला एक सरकारी कर्मचारी पति उसको कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वह रोशन चुपचाप ऊपर से नीचे उतर आता है और बस अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। वहाँ सबको मिलता है, उनका आशीर्वाद लेता है और अपनी माँ को बताता है कि उसने अपनी पत्नी से साफ कह दिया है कि वह उसके साथ नहीं रहेगा, ना ही उससे प्यार करेगा और ना ही उसको उसके साथ रहना है। उसको तो अब उससे तलाक चाहिए। और दोस्तों, जैसी सुबह होती है वह रोशन पहुंच जाता है वहाँ की तहसील में और वहाँ पर जो कागजात हैं उनको बनवाने लगता है। यहाँ पर जो रोशन है वह अपने ससुर विजय के पास भी फ़ोन करता है और विजय सिंह को बताता है कि देखो, तुम्हारी जो बेटी है इस प्रकार की घटिया कृत्यों को अंजाम देती है मेरे जाने के बाद, और ये देखो सबूत, यानी कि उन वीडियोज़ को भेज देता है। अब तो उन वीडियोज़ को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। विजय सिंह और सारे कामों को छोड़कर सीधा आ जाता है उस रोशन लाल के घर पर। रोशन लाल जो कि सभी कागजातों को बनवा लाया था, वह अब यहाँ आकर कहने लगता है कि लो, अपनी बेटी से साइन करा दो, मैं अब आपकी बेटी को इस घर में एक पल भी नहीं रखूँगा। बस इस बात को सुनकर वह विजय सिंह बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है और वह अपनी बेटी से कहता है, लेकिन बेटी पूनम जिसके दिमाग पर हवस का भूत सवार था, वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जब ये मुझे छोड़ देगा तो क्या मुझे कहीं और कोई घर नहीं मिलेगा, वह अपने सोनू के साथ ही खुश रहेगी। बस इन बातों को सुनकर अब तो विजय सिंह भी सख्ते में आ जाता और कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन वह रोशन लाल अब यहाँ पर उस पत्नी यानी कि अपनी पत्नी पूनम को उस घर से बाहर निकाल देता है और अब वह उस सोनू से भी साफ कह देता है कि सोनू, अब पूनम को तू ही अपने साथ रखेगा। उस सोनू के परिजनों को भी बुलाया जाता है और फिर उनसे कह दिया जाता है कि अब तुम्हें सोनू की शादी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह पूनम से शादी कर चुका है और ये दोनों पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं। एक काम करो,
तुम इस पूनम को अपने घर में अपने घर की बहू बनाकर रख लो। अब पूनम तो राजी राजी उस सोनू की पत्नी बनकर उसके घर में चली जाती है, लेकिन अब तो वह परेशान हो जाती है। करीब एक महीना ही बीतता है। एक महीने में उसकी हालत गंभीर हो जाती है, क्योंकि जहां एक और वह रोशन अपनी पत्नी पूनम को बहुत ही ज़्यादा मज़े करवाने वाला था। अरे हज़ारों में उसकी जो सैलरी थी, करीब 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी थी, वह 20-25 हज़ार रुपये तो अपनी पत्नी को हर महीने उड़ाने के लिए देता था। अब वह पूनम जो कि सोनू की पत्नी बन चुकी है, सोनू जो कुछ भी नहीं करता, निठल्ला पड़ा हुआ घूमता, एक एक रुपए के लिए तरसने लगी और बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगी। और वह मन ही मन सोचती कि हाँ, उसने हीरों से भरी थाली पर ठोकर मार दी। शायद उसकी हवस की आग ने उसका सारा चैप्टर घुमा दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि हवस की आग में इस प्रकार से रच बस बैठता है तो फिर वह अपना ही बिगाड़ता है, किसी और का नहीं। आखिर उस पूनम ने क्या किया? उस रोशन लाल का कुछ बिगाड़ा? कुछ भी नहीं, लेकिन उसने अपना बिगाड़ लिया। जिस सरकारी नौकरी के पीछे वह जीवन भर मजे करने वाली थी, आज वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। यानी कि एक ऐसे पति की पत्नी बन गई जो कि खुद एक पैसा ना कमाना जानता है, ना ही कमाता है। अब दोस्तों, मेरे प्रश्न है आप लोगों से, आप मुझे यह बताइएगा कि इस पूरी का दोस्तों, आपने इस पूरी कहानी को सुना, समझा, लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मुख्य गलती है वह किसकी है? उस पूनम की गलती है जिसने अपने पति के दोस्त के साथ गलत संबंध कायम किए? क्या उस पति रोशन की है जिसने अपने दोस्त पर इतना भरोसा किया कि वह उसकी पत्नी की जो कुछ ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर देगा? या फिर उस सोनू की जो कि अपने दोस्त की पत्नी पर अपनी नीयत खराब रखता था? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो हमें देखते हैं, लाइक भी करते हैं और हमें कमेंट भी करते हैं। हम उन सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।